दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम कालजयी रचना गुनाहों का देवता रिटन बाय धर्मवीर भारती का रिव्यू करेंगे। इस उपन्यास का सबसे पहले हम आउटलाइन जानेंगे, इसके मुख्य कैरेक्टर्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद में इसका मैं समरी बताऊंगा और उसके बाद मैं उनके जो प्रमुख कैरेक्टर्स हैं उनका रिव्यू करूंगा और उनका कंक्लूजन भी दूंगा। तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम शुरू करते हैं गुनाहों का देवता उपन्यास का रिव्यू। दोस्तों, गुनाहों का देवता जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है 1949 में पब्लिश हुआ था। ये उपन्यास मुख्य रूप से लव स्टोरी पर आधारित है और इसके कुछ प्रमुख बिंदु प्रेम और मोहब्बत की कहानी के रूप में समझे जा सकते हैं। इस उपन्यास में सामाजिक समस्याओं का चित्रण बड़ी गहराई से किया है। इसके अलावा मानव जीवन के उतार चढ़ावों का वर्णन, प्रेम और सामाजिक दबाव के बीच के संघर्ष की कहानी का भी चित्रण काफी सजीवता से किया है। यह उपन्यास हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो सबसे पहले हम इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। इस उपन्यास का नायक चंदर है, जिसका पूरा नाम चंद्र कुमार कपूर है। चंदर निचली जाति का एक युवा शोधकर्ता है। निचली जाति से मेरा मतलब उस समय जो जाति निचली जाति के रूप में मानी जाती थी, कायस्थ जाति का एक युवा शोधकर्ता है जो आदर्शवादी और संवेदनशील है। वह प्रोफेसर शुक्ला का शिष्य है। दूसरा इसमें प्रमुख पात्र है सुधा। सुधा प्रोफेसर शुक्ला की बेटी है, आधुनिक सोच वाली लेकिन सामाजिक दबावों से बंधी हुई चंदर को प्रेम करने वाली एक युवा लड़की है। इसके अलावा तीसरा पात्र है गीता उर्फ गीसू। सुधा की सबसे अच्छी दोस्त है और उसकी भावनाओं को समझती है, समय समय पर उसका मार्गदर्शन भी करती है। चौथा पात्र है बिनती, सुधा की चचेरी बहन, जो सुधा से 2-3 वर्ष छोटी है। वो सुधा की तरह ही सुंदर है और सुधा का प्रतिबिंब के रूप में दिखती है। वो चंदर के जीवन में भावनात्मक सहारा बनने की कोशिश भी करती है, क्योंकि बिनती चंदर से एक तरफा प्यार भी करती है। इसके अलावा एक प्रमुख पात्र है पम्मी। पम्मी चंदर के कॉलेज में पढ़ने वाली एक ईसाई लड़की है, जो खुले विचार वाली, आधुनिक विचार वाली लड़की है, जो चंदर के साथ शारीरिक संबंधों में कई बार जुड़ती है। इसके अलावा एक प्रमुख पात्र डॉक्टर शुक्ला, जो सुधा के पिता हैं, एक विधुर प्रोफेसर हैं, जो चंदर के मार्गदर्शक हैं और चंदर अपनी शोध स्टडी प्रोफेसर शुक्ला के मार्गदर्शन में ही कर रहा है। तो दोस्तों, ये तो मैंने सभी प्रमुख कैरेक्टर्स गुनाहों के देवता के बारे में बताया। जल्दी से मैं एक बार फिर से उनके नाम ले देता हूँ। चंदर, जो कि प्रमुख नायक है, सुधा उसकी प्रेमिका, प्रोफेसर शुक्ला सुधा के पिता,
विनती, सुधा की चचेरी बहन, गीता या गीसु साथ में पढ़ने वाली, सुधा के साथ में पढ़ने वाली एक सहपाठी, पम्मी एक ईसाई लड़की, खुले विचारों वाली, आधुनिक सोच वाली, और विनती के बारे में तो हमने चर्चा कर ही ली है, जो सुधा की चचेरी बहन है। तो ये तो हो गए पात्र। अब हम आ जाते हैं इसके समरी पर, सारांश पर, जो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। कहानी की शुरुआत इलाहाबाद के एक कॉलेज परिसर से शुरू होती है। चंदर एक गरीब लेकिन प्रतिभाशाली छात्र है, जो डॉक्टर शुक्ला के घर के पास रहता है। डॉक्टर शुक्ला उसके टैलेंट को जानते हैं और अपने घर में आने के लिए उसे अलाउड कर देते हैं और उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। घर में आने जाने की छूट मिलने के बाद चंदर का धीरे धीरे सुधा की ओर आकर्षण बढ़ता है। सुधा, जो कि प्रोफेसर शुक्ला की सुंदर, बुद्धिमान बेटी है। सुधा भी चंदर के प्रति गहरी भावनाएं रखती है। उनकी निकटता बढ़ती जाती है। वे साथ में घूमने जाते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ सहज महसूस करते हैं। लेकिन चंदर समझता है कि वो एक निचली जाति का युवक है और सामाजिक स्थिति ऐसी है कि उनकी शादी में एक बड़ी बाधा उसकी कास्ट बन सकती है। सुधा की दोस्त गीता, चचेरी बहन बिनती उनके प्रेम भावनाओं को पहचान लेती हैं। गीता अक्सर सुधा को सलाह देती है, जबकि विनती चंदर के करीब आने की कोशिश करती है। विनती, जो कि चचेरी बहन है सुधा की, वो समय समय पर मौका मिलते ही चंदर के करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन चंदर के मन में केवल सुधा के लिए ही प्यार है। हालांकि सुधा आधुनिक विचार वाली है, लेकिन वो अपने पिता की इच्छा का सम्मान करती है। डॉक्टर शुक्ला चंदर को बहुत चाहते हैं, लेकिन शादी की जब बात आती है तो वो उसकी छोटी जात का उल्हाना देते हुए कहते हैं कि चंदर हमारी जाति का नहीं है। सामाजिक मानदंडों के कारण सुधा का विवाह किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति के साथ ही तय करना चाहते हैं और सुधा पर दबाव डालते हैं कि अपनी ही कास्ट में, अपनी ही जाति में किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति के साथ ही विवाह करें। चंदर और सुधा के बीच में गहरा प्रेम है, लेकिन चंदर इस प्रेम को व्यक्त करने से हिचकिचाता है, क्योंकि वो डॉक्टर शुक्ला के प्रति वफादार है, उनका बहुत सम्मान करता है और समाज में क्या सही है और क्या गलत है, सामाजिक रूढ़ियों को समझने वाला है। इसलिए वो चाहकर भी अपने प्रेम का प्रदर्शन शुक्ला के सामने नहीं कर पाता है। सॉरी। कहानी आगे बढ़ती है। चंदर का प्रेम सुधा के लिए अनकहा और अप्राप्त रह जाता है, सामाजिक दबाव के आगे झुक जाता है और सुधा का विवाह डॉक्टर शुक्ला की पसंद के अनुसार गोपाल नाम के एक युवक से, सजाती युवक से हो जाता है। यह निर्णय चंदर के लिए एक नैतिक द्वंद्व बन जाता है। क्या वह प्रेम के लिए विद्रोह करे या त्याग करे? वह त्याग चुनता है, लेकिन यह उसके जीवन को नष्ट करने लगता है। त्याग तो वो कर देता है, लेकिन सुधा की यादें वो भूल नहीं पाता है। उसका शांत और तार्किक स्वभाव भावनात्मक अशांति में बदल जाता है। वह सुधा की यादों में डूबा रहता है और वो अब, जो कि सुधा अब विवाहित है और अपने पति के साथ रहती है। दर्द से व्याकुल चंदर शारीरिक सुख की तलाश में पम्मी की ओर मुड़ता है। पम्मी उसके साथ में पढ़ने वाली एक सहपाठी है, ईसाई धर्म से संबंधित है और खुले विचार वाली है।
लेकिन यह संबंध भावनात्मक शून्यता को भर नहीं पाता। चंदर महसूस करता है कि उसका हृदय केवल सुधा के लिए धड़कता है। फिर वो विनती की ओर रुख करता है। विनती सुधा की प्रतिबिंब है, सुंदर है और चंदर को चाहती भी है। विनती चंदर को भावनात्मक सहारा देना चाहती है, लेकिन चंदर के मन में सुधा की छाया बनी रहती है। विनती का प्रेम एक तरफा साबित होता है और चंदर की कोशिशें व्यर्थ जाती हैं। इसी बीच सुधा अपने विवाह से दुखी है। गोपाल एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन सुधा का हृदय चंदर के पास है। अब धीरे धीरे सुधा चंदन से गुप्त रूप से मिलने लगती है, लेकिन सामाजिक बंधन उन्हें अलग रखते हैं। कहानी युवाओं के आदर्शवाद और परंपरागत विवाह की वास्तविकता के बीच टकराव को दर्शाती है, जहां प्रेम त्याग का रूप ले लेता है और विवाह समझौता बन जाती है। चंदर की जातिगत स्थिति और सामाजिक असमानताएं इस संघर्ष को और गहरा बनाती हैं। और अंत में अब हम इस उपन्यास के अंत की ओर बढ़ते हैं। कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब सुधा की मृत्यु एक बीमारी की वजह से हो जाती है। असमा असामयिक रूप से मृत्यु हो जाने के बाद यह चंदर के लिए अंतिम आघात साबित होता है। सुधा की मृत्यु चंदर को पूरी तरह से तोड़ देती है और अपनी जिंदगी को व्यर्थ महसूस करने लगता है। विनती और पम्मी जैसी अन्य महिलाएं उसके जीवन में आती जाती हैं, लेकिन कोई भी सुधा की जगह नहीं ले पाता। चंदर अंततः महसूस करता है कि उसका सुधा के प्रति प्रेम शाश्वत है और एक गुनाह जो प्रेम के रूप में उसने किया था, जो देवता बन गया है, क्योंकि वह सामाजिक नियमों से परे है। दोस्तों, उपन्यास का अंत अनसुलझी लालसा के साथ होता है। चंदर अकेला रह जाता है, अपनी भावनाओं के बोझ तले दबा हुआ, और सामाजिक बंधनों की त्रासदी को रेखांकित करता है, जो व्यक्तिगत इच्छाओं को कुचल देती हैं। धर्मवीर भारती जी इस कथा के माध्यम से दिखाते हैं कि प्रेम कभी मरता नहीं है, लेकिन सामाजिक दबाव इसे गुनाहों का देवता बना देता है। यह उपन्यास हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर है, जो 1949 में प्रकाशित हुआ था और लाखों पाठकों को प्रभावित करता रहा है। दोस्तों, इसी के साथ इस उपन्यास का अंत हो जाता है। आशा करता हूँ मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आगे ही इस प्रकार के रिव्यू करता रहूँगा।